भारत में राजनीतिक विषयों में लोगों की रुचि काफ़ी रहती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ये ऐसे राज्य हैं जहां की चुनावी राजनीति और भी दिलचस्प हो जाती है। लोगों की दिलचस्पी यूं भी यहां बढ़ जाती है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बीच कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग जो तथ्य सामने आए हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में। 2021 के विधानसभा के बंगाल के चुनाव को पहले के मुकाबले बिल्कुल भी अलग नहीं माना जा सकता, क्योंकि पिछली बार और इस बार में क्या फ़र्क रह सकता है उस पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि अंदाज़ा किसी को भी नहीं था कि पहले फेज़ में इस तरह से वोटिंग होगी। सेकंड फेज़ में भी अच्छा खासा परसेंटेज रहने का अनुमान है। हालांकि यहाँ हम राजनीतिक दलों की बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति इस बार रही बंगाल में वो ज़बरदस्त तरीके से रही और कमाल कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या कमाल कर दिया बीजेपी ने, तो चलिए आपको बताते हैं। आप लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की रणनीति के 5 बड़े बिंदुओं में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी क्या खेला करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों के मुताबिक क्या परिणाम आ पाएगा या नहीं। क्योंकि ममता सरकार के खिलाफ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव में नैरेटिव सेट किया, वो बातें जान लेना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का एक चेहरा है, ऐसा चेहरा जो अब तक काफ़ी मजबूती से राजनीति में अपनी जड़ों को जमाए हुए हैं और लगभग कभी ना ख़त्म होने वाला जो लेफ्टिस्ट का शासन था उसे उखाड़ कर फेंकने वाली भी ममता बनर्जी ही हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी की कुछ कमियां जिसे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से बुना रही है। ममता सरकार के खिलाफ असंतोष का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर तरीके से किया है। अब इसमें और डिटेल में चलें तो भाजपा के कई बड़े नेता जो सिर्फ नौकरियों को लेकर असंतोष और राज्य में उद्योग और निवेश लाने में नाकामी पर ही भरोसा नहीं कर रहे, उन्हें पार्टी से जुड़े युवाओं के औपचारिक टीएमसी सिस्टम के खिलाफ भी नाराजगी महसूस हो रही है और उसी का इस्तेमाल ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार में किया गया। ये युवा क्लब्स या कारोबारी ग्रुप्स की तरह काम करते हैं। अगर आप अपने घर की मरम्मत करवाना चाहते हैं तो ठेका लेने की जिद करते हैं या बैंक से लोन दिलाने में दखल देते हैं या फिर लोगों को वोट डालने से रोकते हैं। ये सिस्टम वामपंथी शासन के दौरान भी काम करता था और जब टीएमसी सत्ता में आई तो ये उसके साथ जुड़ गया। अब माना यह जा रहा है कि भाजपा ने इस सिस्टम में सेंध लगा दी है। जानकारों की माने तो टीएमसी के सभी कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाली नेता के तौर पर पेश करने की भी कोशिश की। यह है वो दूसरा बिंदु जो भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किया नैरेटिव सेट करने के लिए, और वो इसलिए ताकि हिंदुओं को अपने पक्ष में एकजुट किया जा सके और घुसपैठियों के खिलाफ भाजपा की आवाज ने राज्य के कुछ हिस्सों में हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित किया भी है। पॉइंट नंबर 3, इधर कुछ लोगों का मानना है कि कुछ बंगालियों में मुसलमानों के प्रति एक दबी हुई नफरत भी मौजूद है और इसमें अगड़ी और पिछड़ी जाति के भद्रलोक भी शामिल हैं और इसकी वजह बंटवारे जैसे ऐतिहासिक कारण भी रहे हैं। लेकिन अब तक इसे जाहिर करना राजनीतिक रूप से सही नहीं था, जैसा कि एक राजनीतिक जानकारों ने चर्चा के दौरान कहा भी कि ये ढांचा टूट रहा है। दक्षिण 24 परगना जिले में मुस्लिम महिलाओं ने यह माना। पहले तो हिंदू मुस्लिम वाली कोई भावना नहीं थी, लेकिन अब ये जोर पकड़ रही है। हालांकि अभी तक इससे वो स्तर हासिल नहीं हो पाया है जिसकी उम्मीद थी और ना ही उसने इस तरह के मुखर हिंदुत्व का भी कोई रूप धारण किया हो जैसा कि हिंदी राज्यों में पहचान के तौर पर देखा जाता रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म अधिक समन्वयवादी है और ये कई धाराओं से प्रभावित रहता है, जैसे कि शक्ति परंपरा, मां काली की पूजा, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जैसी हस्तियों के विचार। एक और ममता ने अपनी लड़ाई को बंगाली अस्मिता और पहचान की रक्षा की जंग के तौर पर पेश किया, तो वहीं बंगाल की ये लड़ाई कुछ मायनों में हिंदू राष्ट्रवाद और बंगाली राष्ट्रवाद के बीच भी एक मुकाबला बन गई है। अपनी गलतियों से सीखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जनसभाओं में हिंदी बोलने वाले वक्ताओं को उतारने से अधिकतर परहेज ही किया। जी हाँ, सिवाय अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के, भूपेंद्र यादव के जो चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, पूरे समय वो नजर नहीं आए।
वे ना तो पोस्टर्स में दिखे और ना ही इंटरव्यूज में, ना ही सोशल मीडिया पर। वे पिछले साल सितंबर से ही पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो कमी यहाँ रही कि चुनाव प्रचार की अगुवाई करने और राज्य की आकांक्षाओं से खुद को जोड़ने वाला कोई बंगाली चेहरा नहीं था। लोगों ने इस चुनावी मुकाबले को दीदी बनाम मोदी बताया, तो वहीं लेफ्ट जीत की उम्मीद किस आधार पर कर रही है, ये भी सोचने का विषय, क्योंकि लेफ्ट के नेता का जो एक बयान आया उसकी चर्चा यहाँ भी करना स्वाभाविक हो जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास वो कमज़ोर नसें या भारतीय जनता पार्टी के पास ममता बनर्जी की सरकार, क्योंकि देखिए 15 साल हो गए, लगभग 15 साल से अधिक का समय यहाँ पर ममता बनर्जी ने बतौर मुखिया प्रदेश की गुजारा है, तो कुछ एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, कुछ एक असंतोष हो जाता है। और जैसा कुछ लोगों से बात करने पर बातें सामने आई कि वहाँ पर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक योजना चलाई थी, लाडली बहना योजना, उसका एक बहुत बड़ा असर देखने को मिला था। ऐसी एक योजना जो लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल में चलाई जा रही, तो उसको लेकर के मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि उस तरह की योजनाओं को लेकर के वहां के लोग, देखिए बंगाल के जो लोग हैं वो बहुत बारीक और बड़े बुद्धिजीवी किस्म के लोग होते हैं। वो बहुत ज़्यादा भावनाओं में नहीं रहते, वो बहुत कैलकुलेटिव, अगर कहा जाए तो बहुत कैलकुलेटिव तरीके से हर काम करते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो अब तक लोगों की प्रतिक्रिया आई है, उसमें कुछ लोगों का इस तरह से भी मानना है कि ये 1500 रुपये, 1000, 2000 रुपये से हमें फ़ायदा नहीं होने वाला। हमें तो ऐसी जॉब्स चाहिए जिसमें हमें 30,000, 40,000, 50,000 कम से कम इतनी इनकम हो कि हम अपना परिवार अच्छे से चला सकें और जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकें, आगे बढ़ा सकें। तो ये सारी बातें वहाँ के वोटर्स सोचते हैं और बातचीत करने पर या उनके सोशल मीडिया पर रिएक्शंस देखने पर ये बात समझ में आती है कि ये बारीकी और ये जागरूकता जो इस बार पहले फेज़ के वोटिंग परसेंटेज में भी हमने देखी, वो असर दिखाने वाली, और 4 तारीख को कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है। बात कर रहे थे हम लेफ्ट की, तो दीप सीताधर इस बारे में कहती हैं कि हम लोकप्रिय राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमारी राजनीति लोगों को जागरूक और सशक्त बनाने वाली है। लोग अब ये समझने लगे हैं कि टीएमसी ने बंगाल में क्या हाल किया है। बीजेपी शासित राज्य भी लोग देख रहे हैं यहां कैसा शासन चल रहा है। इस बार लेफ्ट पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा करने जा रहा है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, पिछले चुनाव और उससे पहले के आंकड़ों को देखें, पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखें और अब देखें तो वोटिंग परसेंटेज को, तो ये जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आएगी या नहीं आएगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन इस बात की तो गारंटी है कि पिछली बार से बहुत बेहतर सीट्स आने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति यहाँ पर अपनाई है, वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ काम कर भी रही है। और लेफ्ट जो अपनी यहाँ अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, दीप सीता इस बारे में कहती है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को केवल लेफ्ट ही हरा सकता है, और यहाँ बीजेपी जितनी मजबूत होगी टीएमसी भी उतनी ही मजबूत होगी। अगर टीएमसी को हराना है तो बीजेपी को कमजोर करना होगा। लोगों के बीच ये धारणा बनाई जा रही है कि टीएमसी को सीपीआईएम और कांग्रेस नहीं हरा सकती। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता विमान बोस की उम्र जो कि 87 साल है, लेकिन रोज चुनाव कैंपेन में जाते हैं। विमान बोस ये कहते हैं कि रोज कम से कम 12 से 15 किलोमीटर चल करके कैंपेन कर रहा हूं, और इतना तो कह सकता हूं कि इस बार हमारी पार्टी शून्य पर नहीं रहेगी। तो लेफ्टिस्ट्स अपना खाता खुलने की ओर देख रहे हैं, टीएमसी दोबारा सत्ता में आने की ओर देख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अब किसको सफलता मिलती है, किसको असफलता मिलेगी, ये तो देखिए हर तरह की लड़ाई में, चाहे वो खेल हो, राजनीति हो, या हर तरह की लड़ाई में परिणाम ज़्यादा मायने नहीं रखते। आप लड़े कैसे, आप खेले कैसे, उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। अगर आप अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आपको सफलता मिल ही जाएगी। बहरहाल सफलता तो जनता जनार्दन के हाथ में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग हो, अच्छा परसेंटेज हो, इसका संदेश पूरे भारत में जाए, लोकतंत्र मजबूत हो, अंततोगत्वा यही प्रयास होना चाहिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में।